नमस्कार। मेरा नाम संजय कुमार है। मैं कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार हूँ। यह लेख मैंने काफ़ी वर्ष पहले लिखा था। उस वक्त भारत की स्थिति बहुत ही ख़राब थी। अब मैं ये लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है जिहाद की संस्कृति। पिछले 70 सालों से जिहादी संस्कृति का खूब प्रचार प्रसार किया गया था, क्योंकि भारत में ज़्यादातर लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिता रहे थे। इसलिए ज़्यादातर लोगों को ना तो जिहाद के बारे में कुछ पता था और ना ही आर्य संस्कृति के बारे में कुछ उन्हें पता था। ज़्यादातर लोग परम निर्धनता का जीवन बिता रहे थे। जब आदमी का पेट भरा होता है तब भी वह अन्य विषयों के बारे में सोचता है। जनता की इसी परम अज्ञानता का लाभ परम भ्रष्ट नेता उठाते थे। हमारे देश में इसीलिए परम भ्रष्ट नेताओं ने लोगों की परम अज्ञानता के कारण परम विकृति फैलाई हुई थी। इसलिए हमारे देश में बहुत ज़्यादा समस्याएं हो गई थी। औरंगजेब कितना धर्मांध आदमी था, ये बात विश्व के सभी श्रेष्ठ इतिहासकार हमें बता चुके थे। औरंगजेब ने आर्य संस्कृति को नष्ट करने का भरपूर प्रयास किया था। तारिक फतेह साहब ने एक बार कहा था कि अगर भारत खत्म तो दुनिया खत्म। इसका अर्थ यही है, भारत दुनिया की संस्कृति के लिए एक श्रेष्ठतम प्रेरणा है और सदा रहेगा। भारत की संस्कृति सारे विश्व को अपना परिवार समझती है। जो अत्याचार औरंगजेब कर सकता था वह अत्याचार उसने भारतीय समाज पर किए थे। कुछ समय पहले इंडिया गेट के पास एक रोड का नाम औरंगजेब रोड रखा हुआ था। इस रोड का नाम अभी अभी कुछ दिन पहले बदला गया था। इसी तरह परम भ्रष्ट नेताओं ने बहुत से विनाशकारी कानून बनाए हुए थे। लोग ना तो ये जानना चाहते थे कि ये कानून क्या हैं, इन कानूनों से देश को कितना नुकसान हो रहा था। लोग इतना ज़्यादा पिछड़े हुए थे तो उन्हें कुछ भी जानकारी हासिल में करने की में कोई रुचि नहीं थी। तुर्क और मुगल सुल्तानों ने भारतीय समाज पर जो अत्याचार किए थे, उन अत्याचारों का मूल कारण का अगर हम विश्लेषण नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर दोबारा अत्याचार हो सकते हैं। जब तुर्क और मुगल सुल्तान भारत के लोगों पर अत्याचार कर रहे थे तो संत महात्मा मूक दर्शक बनकर बैठे हुए थे। सिर्फ एक संत जैसे गुरु तेग बहादुर और संत गुरु गोविंद सिंह ने मुगल सुल्तानों का प्रभावशाली तरीके से विरोध किया था। जिहादी संस्कृति में और आर्य संस्कृति में बहुत अंतर है। आर्य संस्कृति बहुत वैज्ञानिक है, जबकि जिहादी संस्कृति में बहुत कम वैज्ञानिकता है या बिल्कुल भी वैज्ञानिकता नहीं है। जिहाद का प्रचार प्रसार तलवार के दम से हुआ था, जबकि आर्य संस्कृति का प्रचार प्रसार सहज स्वाभाविक तरीके से हुआ था। जिहाद के अनुयायियों ने इतना ज़्यादा नरसंहार धर्म के नाम पर किया था कि उसकी कोई दूसरी मिसाल विश्व इतिहास में नहीं मिल सकती है। हमारे बहुत से साहित्यकार भी जिहाद की संस्कृति की वकालत करते थे। जनता की परम अज्ञानता के कारण हमारा देश जिहादी संस्कृति का गढ़ बन चुका था। हमारे देश में बहुत से विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री आतंकवादियों से मिले हुए थे। भारत में रहने वाले ज़्यादातर जिहादी हिंदुओं को अपना शत्रु समझते हैं। अभी भी बहुत से मुल्ला मौलवी जिहादियों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काते रहते हैं। भारतीय समाज जातिवाद के बंधन को तोड़ रहा है। जातिवाद एक ऐसी विनाशकारी समस्या है जो समस्त राष्ट्रीय समस्याओं को महत्वहीन बना देती है। 1206 से लेकर 1707 तक तुर्क और मुगल सुल्तानों ने जो अत्याचार भारतीय समाज पर किए थे, अगर हम उसको भुला देंगे तो हमारे ऊपर दोबारा फिर उससे भी भयानक अत्याचार हो सकते हैं। जब सिंध, मुल्तान और पंजाब में जिहाद का आगमन हो चुका था, तब भी भारतीय शासकों ने और संतों ने जिहाद का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया था। इसका ये नतीजा यह निकला, दोनों समुदाय इस खतरे के प्रति लापरवाह हो गए। संतों ने जिहाद को धर्म के रूप में मान्यता दे दी। उन्होंने धर्म परिवर्तित लोगों का शुद्धिकरण नहीं किया। शासकों ने भी परम लापरवाही का परिचय दिया। उन्होंने आक्रमणकारियों का ढंग से विरोध नहीं किया।
इसका नतीजा ये निकला कि तुर्क आक्रमणकारी बड़ी आसानी से जीत गए। जिहाद की कुछ अवधारणाएं परम विनाशकारी है, जैसे काफिर, दारुल हरब, दारुल इस्लाम और जिहाद। ये अवधारणाएं जिहादियों के मन में अन्य धर्मों के खिलाफ नफरत पैदा करती है। एक जिहादी बचपन से लेकर जवानी तक ये सुनता है कि जो भी जिहाद को छोड़कर अन्य धर्मों को मानता है वह काफिर है। इसलिए तुर्क और मुगल सुल्तानों ने हर गैर अन्य धर्मों पर बहुत भयंकर अत्याचार किए थे। इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा धर्म परिवर्तन कराया था। सिंध, पश्चिमी पंजाब, मुल्तान, कश्मीर और बांग्लादेश में इसीलिए जिहादी लोगों की संख्या भारतीयों से ज़्यादा हो गई थी। तुर्क और मुगल सुल्तानों ने जजिया कर लगाकर बहुत ज़्यादा धर्म परिवर्तन कराया था। इस कर के कारण ही सबसे ज़्यादा धर्म परिवर्तन कराया गया था। आज जो जिहादी हम बांग्लादेश, मुल्तान, सिंध, पश्चिमी पंजाब और कश्मीर और भारत के अन्य हिस्सों में देखते हैं, वो सब इस कर और अत्याचार का ही परिणाम है। जिहादी शासकों की योजना थी कि परम छल कपट से राजनीतिक सत्ता को तोड़ो और आम जनता को परम गरीबी के जाल में फंसाकर उसे जिहाद को स्वीकार कराओ। आज भी ज़्यादातर संत जिहाद को एक धर्म मानते हैं। जिहाद का अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि जिहाद अत्याचार का दूसरा नाम है। सिर्फ स्वामी दयानंद सरस्वती ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जिहाद का बहुत ही वैज्ञानिक विश्लेषण किया था। उन्होंने ही पहली बार वेदों की श्रेष्ठता सिद्ध की थी। उन्होंने ही पहली बार ये सिद्ध किया था यार संस्कृति ही विश्व की सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक संस्कृति है। अगर हमारे पास वैदिक संस्कृति जैसी महानतम विचारधारा है तो हम अत्याचारी जिहादी संस्कृति की तारीफ क्यों करें। इस वक्त हमारे देश में लोकतंत्र है। इस वक्त हमारा देश इतिहास की सर्वोत्तम अवस्था में है। अब तक के इतिहास में भारत में कभी भी इतनी जन कल्याणकारी सरकार नहीं आई थी। आज के शासक वैदिक संस्कृति को तुर्कों और मुगल शासकों की तरह नुकसान नहीं पहुंचाते, पर जिहादी तुष्टीकरण जरूर करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं। स्वतंत्रता के 70 साल बाद भी भारतीय समाज अब जाकर जातिवाद के जाल को तोड़ पाया है। जातिवाद एक ऐसी विनाशकारी समस्या थी जो समस्त राष्ट्रीय समस्याओं को खा जाती थी। अभी कुछ समय पहले भाजपा का शासन आया था। यह बात उस वक्त की है जब अटल बिहारी वाजपेयी का राज आया था। भाजपा को एक बहुत ही सुनहरा मौका मिला था। ऐसा मौका उसे बहुत मुश्किल से मिला था, पर भाजपा ने उस मौके का भरपूर फायदा नहीं उठाया, क्योंकि हमारा समाज एक कृषि प्रधान समाज था। इसलिए कृषि को अगर विकसित किया जाए तो भारत में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है। गांव के विकास से और उद्योगों के विकास से भारत की जनता को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। आज ज़्यादातर गांव परम अपराधीकरण, परम भ्रष्टाचार और परम विकृति की आग में जल रहे हैं। वहाँ लोगों के आदर्श अपराधी व्यक्ति हो चुके थे। ये 2014 से पहले की बात है। वहाँ लोग परम विकृति में डूबे हुए थे, इसलिए वहाँ सिर्फ विकृतियों के अलावा और कुछ भी नहीं था। भाजपा ने भारत के किसानों की समस्याओं का विश्लेषण नहीं किया, इसीलिए भाजपा ने कोई भी व्यवहारिक कृषि नीति नहीं बनाई। इसलिए भाजपा भारत के किसानों के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। भाजपा ने भारत की जनता की किसी भी समस्या का विश्लेषण नहीं किया था। इसलिए भाजपा किसी भी समस्या का समाधान के लिए एक सही विकल्प प्रस्तुत नहीं कर पाई है। इसीलिए 2014 से पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और जब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ तो चुनावों में भाजपा मिट्टी मिल गई। कोई भी योजना अगर हम बनाएंगे तो उसे हम प्रशासन के माध्यम से ही हल करेंगे। हमारा प्रशासन परम भ्रष्ट हो चुका था। हम प्रशासन के माध्यम से कोई भी योजना को हल नहीं कर सकते थे। हर जिले में नेता, माफिया और अफसर का परम शक्तिशाली तंत्र विकसित हो चुका था, जो किसी भी तरह का वास्तविक विकास ही नहीं होने देता था। यह तंत्र इतना ज़्यादा विकसित हो चुका था कि केंद्र सरकार भी इस तंत्र के अनुसार नाचती थी। इस तरह हम देख सकते हैं कि हमारी सरकारें भ्रष्टाचार के हाथों में नाचने वाली एक कठपुतली की तरह हो गई थी। ये सब घटनाएं
2014 से पहले की है। इसलिए पिछले 50 सालों में हमारे देश में बहुत कम विकास हुआ था। भाजपा के पास पूंजी निवेश के बारे में कोई सुस्पष्ट विचारधारा नहीं थी। पूंजी निवेश कितना हो, कहाँ हो, कैसे हो, कब हो, इस बारे में भाजपा के पास कोई स्पष्ट और व्यवहारिक नीति नहीं थी, आज भी नहीं है। भाजपा के पास कोई सशक्त और दूरगामी और व्यवहारिक आर्थिक नीति नहीं थी, अभी भी नहीं है। अभी भी हमारे देश में 5,000 से ज़्यादा विदेशी कंपनियां कार्य कर रही हैं और वो अकूत मुनाफा कमाकर सारा पैसा विदेशों में ले जा रही हैं। भारतीय सरकार को इन कंपनियों को की जगह स्वदेशी उद्योगों को खड़ा करना चाहिए और जहां जरूरी हो वहीं पे ही विदेशी पूंजी निवेश की सहमति देनी चाहिए। इसी में ही हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था का भला हो सकता है। लोग अनेकों समस्याओं की आग में जल रहे थे और अभी भी जल रहे हैं और भाजपा हवा में उड़ती रही। जब व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता है तभी वह किसी धर्म के बारे में सोच सकता है। भूखे आदमी का कोई धर्म नहीं होता। आर्थिक समस्याएं ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। लोगों की आर्थिक समस्याओं के समाधान के कई तरीके हैं। सबसे पहले क्रांति का सबसे पहला कदम शिक्षा है। जितना ज़्यादा शिक्षित समाज होता है उतनी कम समस्याएं समाज में होती हैं। शिक्षित समाज श्रेष्ठ राजनीति को जन्म देता है। शिक्षित समाज श्रेष्ठ प्रशासन को जन्म देता है। शिक्षित समाज हर तरह की श्रेष्ठता उत्पन्न करता है। हमारे ज़्यादातर गरीब गांवों में शिक्षा की दुर्गति हो गई थी। हमारे देश में बहुत से प्रगतिशील लोग हैं जो समाज की विकृति को नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे, पर वो कामयाब नहीं हो पाए थे। कुछ प्रगतिशील लोग ऐसे हैं जो रक्त क्रांति में विश्वास करते हैं। रक्त क्रांति भारत में अब नहीं हो सकती। अब भारत में जो भी क्रांति होगी वो लोकतंत्र के माध्यम से होगी। सभी पार्टियों में खतरनाक अपराधियों की भरमार हो गई थी। अभी भी बहुत सी पार्टियों में बहुत ही भयंकर अपराधी नेता भरे पड़े हैं। कोई भी पार्टी अपराध और भ्रष्टाचार को मिटाना नहीं चाहती है। हमारे देश की न्यायपालिका 2014 से पहले निष्प्रभावी हो चुकी थी। हमारे देश में सिर्फ पैसे वालों को ही न्याय मिलता था। ज़्यादातर लोग घिसट घिसट कर जीवन बिता रहे थे। मैंने गांवों को अपनी आंखों से देखा है। गांव 2014 से पहले विश्व का सबसे बड़ा नरक बन चुका था। गांवों में विकृतियों के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये सारी विकृतियां जागरूकता से नष्ट हो सकती हैं। हम सभी को मिलकर अपने देश को एक विकसित देश बनाना चाहिए। इसी में ही हमारा सबकी भलाई है और हम अपने देश का विकास करें। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय।